दिवाली की रात थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। चारों तरफ खूब बम पटाखे फूट रहे थे। लोग बहुत खुश थे, लेकिन उस खुशी के माहौल में रोहन का परिवार अंधेरे में बैठा था। रोहन की बीवी सीमा और उसके बच्चे पिंकी और चिंटू उदास बैठे थे। पापा चलो ना बाहर, हम भी दिवाली देखते हैं, कितनी रोशनी है, चलो ना, मेरे सब दोस्त कितने खुश हैं। बेटी बस कुछ देर और रुक जा, इसके बाद तो हम इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे और भगवान के पास हमें रोज दिवाली देखने को मिलेगी। रोहन की बात सुनकर सीमा रोहन से बोलती है, हमने सही तो किया ना रोहन, अपने बच्चों की जान ले रहे हैं हम अपने साथ साथ। हमारे पास कोई और रास्ता है सीमा, क्योंकि अगर हम जिंदा रहे तो लेनदार हमें वैसे ही बेइज्जत कर के मार डालेंगे। रोहन और उसके परिवार ने कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रोहन और सीमा डर जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर दस्तक होती रहती है। परेशान होकर जैसे ही सीमा घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सीमा चिल्लाते हुए घर के अंदर की ओर भागती है। चुड़ैल, रोहन चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भी सीमा के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। सीमा और बच्चे रोहन के पीछे छुप जाते हैं। चुड़ैल, तुम हमारे घर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, हमें शांति से रहने दो। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जहाँ जाती हूँ शांति वहाँ अपने आप हो जाती है। मैं तुम सबको मारकर इस घर में रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन और सीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोहन हंसते हुए बोलता है, ठीक है चुड़ैल जी, रह लेना यहाँ पर। वैसे भी कुछ ही देर में हम सब मरने वाले हैं। हमने जहर खा लिया है, आज से ये सब तुम्हारा। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। तभी पिंकी और चिंटू बेहोश हो जाते हैं और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। ये सब देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? अपने साथ साथ बच्चों को भी जहर दे दिया। मैं इन्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। चुड़ैल के जादू से दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर रोहन गुस्से में चुड़ैल से बोलता है, क्यों मरने नहीं दिया इन्हें? हमारे बाद इनका क्या होगा? कौन पालेगा इन्हें? चली जाओ। लेकिन चुड़ैल फिर से अपना हाथ घुमाती है और रोहन और सीमा के ऊपर से भी जहर का असर खत्म हो जाता है। चुड़ैल रोहन के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रोहन, क्यों तुम आत्महत्या करना चाहते हो? आत्महत्या तो करना पाप होता है, ऐसी क्या परेशानी है तुम लोगों को? फिर रोहन चुड़ैल को अपने बारे में बताने लगता है। चुड़ैल रोहन की बात सुनकर हंसने लगती है। ये देख रोहन चुड़ैल से बोलता है, मैं इतना परेशान हूँ और आप हंस रही हैं। आपके साथ अगर हुआ होता तो आपको पता चलता। हंसू ना तो क्या करूं? भला इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई मरता है क्या? रुको 2 मिनट। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ घुमाती है। रोहन के घर की सभी लाइट्स जलने लगती हैं। ये देख रोहन बोलता है, अरे वाह चुड़ैल जी, आपने तो अपने जादू से 2 मिनट में ही हमारे घर को रोशनी से भर दिया। तभी पिंकी और चिंटू भागकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल जी आप तो कितनी अच्छी हैं, हमें मिठाइयाँ दो ना, हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं और गरीब गरीब बोलते हैं। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। घर में खूब सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। मिठाइयाँ देखकर पिंकी और चिंटू खूब खुश हो जाते हैं। चिंटू पिंकी से बोलता है, बहन ये देख, चुड़ैल जी ने हमें भी मिठाइयाँ दे दी, अब हमें कोई नहीं छेड़ेगा। तुम बोलना हमने भी दिवाली में पेट भर कर मिठाइयाँ खाई हैं। हाँ मैं जरूर बोलूंगी। इतनी मिठाई तो किसी के भी घर पर नहीं होगी जितनी हमारे पास है। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम दोनों। पटाखे फोड़ोगे? बोलो। पटाखे का नाम सुनकर चिंटू और पिंकी खुश हो जाते हैं और हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। चुड़ैल जादू से उन्हें पटाखे दे देती है, फिर बोलती है, लो बच्चों ये लो पटाखे और बाहर जाकर जी भर कर जलाओ और खत्म हो जाए। फिर पिंकी और चिंटू पटाखे लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। चुड़ैल रोहन और सीमा के पास जाती है और बोलती है, देखा कितने प्यारे बच्चे हैं, तुम लोग फिजूल में अपनी जान देने पर तुले हुए थे। चुड़ैल की बात सुनकर सीमा चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी हमें पता है हमारे बच्चे प्यारे हैं,
लेकिन क्या करें हम? हमें धोखा देने वाले तो पूरी अय्याशी कर रहे हैं और हम सजा भुगत रहे हैं। तुम चिंता मत करो सीमा, मैं अब आ गई हूँ। मैं उस दुष्ट से बदला लेने में मदद करूंगी। बस तुम आगे से आत्महत्या जैसे काम करने का सोचना भी मत। फिर चुड़ैल उस दिवाली की रात सीमा और रोहन के साथ रहती है और दिवाली मनाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोहन और सीमा आपस में बातें कर रहे होते हैं। कल मुझसे सचमुच गलती हो गई थी सीमा, मुझे माफ कर देना। मुझे अपनी वजह से तुम लोगों को मुश्किल में डालने का कोई अधिकार नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपका हम पर पूरा अधिकार है। हाँ, लेकिन हमें अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, वाह, तुम लोगों को तो बड़ी जल्दी ये बात समझ आ गई। चलो अच्छा हुआ। चलो रोहन, तुम्हारे उस पार्टनर को सबक सिखाते हैं जिसने तुम्हें धोखा दिया है। फिर चुड़ैल को लेकर रोहन के पार्टनर राहुल के पास जाती है। चुड़ैल रोहन को राहुल के पास जाकर बात करने के लिए कहती है। रोहन चुड़ैल के कहने पर राहुल के घर के अंदर जाता है और बोलता है, राहुल, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मुझे मेरे हिस्से का पैसा वापस कर दो। मैं बहुत परेशानी में हूँ। रोहन को देखकर राहुल हंसने लगता है और कहता है, अरे आज तो बिल्ली भी शेर बन गई है। अरे भाई, कौन से पैसे और किसके पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तुमने अपने हिस्से का पैसा डुबा दिया। हाँ। देखो राहुल, तुम सब कुछ जानते हो। देखो, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी ईमानदारी के पैसे दे दो। जिस चुड़ैल के बल पर तू इतना उछल रहा है, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल फुट यहाँ से। ऐसा कहकर राहुल रोहन को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। रोहन गुस्से में चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरी बेइज्जती में कहीं कोई कमी रह गई थी जो तुमने और करा दी। देखा तुमने उस दुष्ट को। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जानती हूँ उस दुष्ट को, क्योंकि उसने ही मेरी जान ली है और मेरे पिताजी के पैसों पर ऐश कर रहा है। मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर चुड़ैल रोहन को अपने और राहुल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रोहन बोलता है, ये तो बहुत ही गंदा आदमी है। आपने इसकी जान क्यों नहीं ली? रोहन, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं चाहकर भी उसकी जान नहीं ले सकती जब तक उसके गले में वो लॉकेट है। अगले दिन रोहन फिर से राहुल के घर जाता है। रोहन को देखकर राहुल आग बबूला हो जाता है। तू फिर आ गया? चला जा यहाँ से, नहीं तो यहीं मार डालूंगा तुझे। राहुल को गुस्से में देखकर रोहन बोलता है, गुस्सा मत करो राहुल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ किसी दूसरे शहर में। बस आखिरी बार तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। आखिर तुम भी मेरे पार्टनर रहे हो। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। आओ। फिर राहुल और रोहन गले मिलते हैं। रोहन चुपके से राहुल के गले का लॉकेट उतार लेता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राहुल बोलता है, तो ये तेरी योजना थी चुड़ैल, हाँ? इस जोकर के जरिए मुझसे बदला लेने की। लेकिन जब तक ये लॉकेट मेरे गले में है, कोई मुझे छू नहीं सकता, समझे? ऐसा कहकर राहुल अपने गले में हाथ फेरता है और लॉकेट को ना पाकर बोलता है, मेरा लॉकेट कहाँ गया? रोहन राहुल को लॉकेट दिखाते हुए बोलता है, ये रहा तेरा लॉकेट राहुल। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। चुड़ैल जी, आप इससे अपना बदला ले लो। चुड़ैल राहुल की तरफ बढ़ती है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझसे भी आज एक गलती हो रही है मेरे प्राणनाथ, मैं आपकी जान ले रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल को मार डालती है और राहुल को सारे पैसे और अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर वहाँ से चली जाती है। प्रीति का अपना कोई नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। पेट भरने और जिंदा रहने के लिए प्रीति रेलवे स्टेशन पर आलू की सब्जी और रोटी का ठेला लगाया करती थी। ट्रेन के आने का समय हो गया है, ये ट्रेन बस आती ही होगी। तब तक मैं ये आलू की सब्जी गरम कर देती हूँ और रोटियां सेकनी शुरू कर देती हूँ। प्रीति के इतना बोलते ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और ट्रेन के रुकते ही उसमें से लोगों की भीड़ निकलनी शुरू हो जाती है। गर्मा गर्म सब्जी और रोटी तैयार है, मेरे ठेले पर आइए और अपनी भूख मिटाइए। मेरे हाथ की रोटी सब्जी को एक बार खाइए,
अरे मेरे ठेले पर जरूर आइए। थोड़ी ही देर में प्रीति के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी लोग बड़े ही स्वाद से उसकी आलू की सब्जी और रोटी का लुत्फ उठाते हुए उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी प्रीति के ठेले के पास भीड़ देखकर सुरेश वहां आ जाता है और प्रीति के हाथ की बनी आलू की सब्जी और रोटी खाने के बाद उसे पैसे देने के लिए जैसे ही अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है तो हे भगवान, मेरे पैसे! मैंने तो इसी जेब में रखे थे, फिर कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? बाबूजी, ये लोगों से भरी ट्रेन थी। उस ट्रेन में शायद तुम्हारी किसी ने जेब काट ली होगी। वैसे भी ट्रेन में बहुत जेब कतरे घूमते हैं, बस आगे से सावधान रहना। पर मेरे पास वही पैसे थे। मैंने तुम्हारी रोटी सब्जी खाई है, अब उसके पैसे कैसे चुकाऊं? अरे कोई बात नहीं बाबूजी, आते जाते फिर कभी दे देना, अभी रहने दो आप। सुरेश काम पर जाने के लिए रोज उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ता था, इसीलिए अगले दिन सुरेश प्रीति के पैसे उसे लौटा देता है। पर सुरेश काम से आते वक्त रोज प्रीति के हाथ की बनी सब्जी रोटी खाया करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन सुरेश प्रीति के पास गया और उससे बोला, प्रीति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बाबूजी, मुझ गरीब से ऐसा मजाक मत करो। मैं ठहरी एक गरीब और मामूली सी लड़की, स्टेशन पर सब्जी रोटी बेचने वाली। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पहली ही नजर में मैं तुम्हें पसंद करने लगा। तभी से मैंने ठान लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। तुम गरीब हो, क्या काम करती हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं इस ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊंगा। हाँ। सुरेश का इतना प्यार देख प्रीति उससे शादी करने के लिए मान जाती है। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सुरेश प्रीति को अपने घर ले जाता है। प्रीति, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हारा नहीं, हमारा। ये घर आज से हम दोनों का है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाँ क्यों नहीं, ये घर आज से हम सब का है। हाँ, ये कौन है? इनके बारे में तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। अगर तुम्हें बता देते तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता। चलो अब मैं ही बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी पति की पहली पत्नी हूँ, और हाँ, इनकी पत्नी हमेशा से मैं ही थी और मैं ही रहूंगी। सुरेश, तुम शादीशुदा थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला तुमने मुझे झूठ? बताओ। हमें इस शहर में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, पर यहाँ घर का काम करने के लिए हमें कोई नौकरानी नहीं मिली, और जो भी मिली वो काम के बेहिसाब पैसे मांग रही है। मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं नौकरानी को इतने पैसे दे सकूं। एक दिन जब मैंने तुम्हारे हाथ की रोटी सब्जी खाई, तभी मेरे दिमाग में ये उपाय आया कि क्यों ना मैं तुमसे झूठी शादी कर लूं। काम के साथ साथ हमें अच्छा खाना खाने को भी मिलेगा। ये तुमने सही नहीं किया मुझ गरीब के साथ। हाय लगेगी मेरी तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब ये सब गहने वहने उतारो और किचन में जाओ, बहुत बर्तन पड़े हैं धोने को। और हाँ, उसके बाद खाना भी बनाना है। जरा मैं भी चखूं तुम्हारे हाथ की बनाई हुई आलू की सब्जी और रोटी। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने उसकी सुरेश से। प्रीति गरीब थी, चुपचाप सब सहने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। प्रीति पूरे दिन घर का काम करती रहती। ओ महारानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर में और भी काम है। और हाँ, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, रात को जरा दबा देना। ठीक है दीदी, मैं तुम्हारी दीदी वीदी नहीं हूँ, मुझे मैडम बोलो मैडम। आज से मुझे मैडम ही बुलाना। पारुल प्रीति से दिन में तो दिन, रात में भी उसे काम बता देती। एक दिन बहुत ज्यादा काम करने से प्रीति को बहुत तेज, मैडम मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास जाना है दवाई लेने। मुझे पता है ये सब तुम्हारा यहाँ से भागने का बहाना है, इसीलिए ये बीमारी का नाटक करना बंद करो और मुझे वो आलू की सब्जी और रोटी बनाकर खिलाओ। प्रीति किचन में जाकर लग जाती है बीमार हालत में ही खाना बनाने, पर खाना बनाते बनाते एकदम से उसके हाथ रुक जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। प्रीति मर चुकी थी। सुरेश की नजर जब प्रीति पर पड़ती है, क्या हुआ जी? हे भगवान, इसे क्या हुआ? ये मर चुकी है और इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। अब हमें जेल होगी।
पुलिस से बचने के लिए सुरेश और पारुल उसे घर के अंदर ही गाड़ देते हैं। पर कुछ रात जब एक दिन पारुल और सुरेश सोए हुए थे, तभी उनके कमरे में एक चुड़ैल हाथ में थाली पकड़े हुए आती है। खाना लाई हूँ, खा लो, गर्मा गर्म। कौन है? कौन हो तुम? इस घर में कैसे घुसी? सुरेश उठो, जरा देखो हमारे घर में ये औरत कहाँ से घुस आई है। गर्मा गर्म आलू की सब्जी और रोटी बनाकर लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, खाओगी नहीं मैडम? इतना सुनते ही पारुल घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे चुड़ैल! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और कहाँ है चुड़ैल? देखो, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। पर वो चुड़ैल थी। वो चुड़ैल बोल रही थी कि आलू की सब्जी और रोटी लाई हूँ तुम्हारे लिए। वो जरूर प्रीति थी। चुड़ैल बनकर वो हमसे बदला लेने आई है, हमें मारने आई है। चुड़ैल पारुल को डराकर गायब हो गई थी। उसके बाद बस थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और पारुल अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है। सुरेश ऑफिस के लिए जैसे ही बाहर निकलता है, रास्ते में उसे एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसने मुंह पर लंबा सा घूंघट ओढ़ा था और हाथ में एक थाली, जो दूसरी थाली से ढकी हुई थी ऊपर से। साहब, खाली पेट कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, खा लो। मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो। वैसे ही मैं पहले से लेट हो गया हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगी जब तक तुम मेरे हाथ की ये सब्जी रोटी नहीं खाओगे। वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ की आलू की सब्जी और रोटी बहुत पसंद थी। औरत की ये बात सुनकर सुरेश फौरन उसका घूंघट उठाता है। उस घूंघट में एक औरत थी। चुड़ैल, देखो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा तुम्हें। तभी एक आदमी उसे हिलाता हुआ बोलता है, अरे भाई, किसने किसको मारा? कौन चुड़ैल? यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ भाई, घर जाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब सुरेश उस थाली में रखा सामान देखता है तो चौंक जाता है। सुरेश उस थाली को नीचे गिराकर अपने ऑफिस भाग जाता है। ऑफिस में भी सुरेश डरा सहमा सा रहता है। लंच टाइम हो जाता है। ऑफिस के दोस्त सुरेश के पास आते हैं और साथ में लंच करने को कहते हैं उसे। सभी दोस्त मिलकर ढाबे पर पहुंचते हैं। सभी खाना ऑर्डर करते हैं और खाने में आलू की सब्जी और रोटी मांगते हैं। एक औरत सिर पर घूंघट ओढ़े, हाथ में रोटी सब्जी लिए वहां आकर खड़ी हो जाती है। मेरे हाथ की आलू की सब्जी और रोटी जो एक बार खाए, बार बार आए मेरे इस ढाबे पर। सुरेश फौरन उस औरत का घूंघट हटाता है। प्रीति अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। सुरेश डर से पसीना पसीना हो जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर होता है। वो प्रीति, वो चुड़ैल बनकर मुझे मारने आई थी। हर जगह मुझे वही दिखाई देती है। तभी बाहर से सुरेश के ऑफिस के सभी दोस्त अंदर आ जाते हैं। साथ में उनके पुलिस भी होती है। तुमने थोड़ी देर कर दी दोस्त। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा दोस्त ऐसा कर सकता है। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जब तुम बेहोश हुए थे तब तुमने वो सारा राज खोल दिया। बेहोशी की हालत में जो तुमने किया। पुलिस पूरे घर को खोद डालती है पर उन्हें प्रीति की लाश कहीं नहीं मिलती। पर पुलिस लाश मिलने तक दोनों को हिरासत में ले लेती है और जेल में डाल देती है। जेल के अंदर दोनों पति पत्नी बंद बैठे थे। तभी बहुत भूख लगी होगी ना तुम दोनों को। लो, मैं तुम दोनों के लिए ये आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी लाई हूँ। चुड़ैल के डर से दोनों जल्दी जल्दी सारी रोटी सब्जी खा जाते हैं। खाना खाते ही दोनों अपना अपना गला पकड़ लेते हैं और उन्हें कुछ घुटन होने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी दम तोड़ देते हैं और प्रीति की लाश पुलिस को उन्हीं के पास जेल